हेलो दोस्तों, मैं तिशा सिंह आप सभी का ग्लोब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी एक सेक्शनल टेस्ट पेपर है, यानी कि इसमें सारे क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं। तो ये जो टेस्ट पेपर है, इसमें सारे क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे एग्जाम में किस तरह के किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस भी रहते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चन से प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। जब ये टेस्ट पेपर आप लगाने जा रहे हैं तो लगाने से पहले आप अपने साथ वर्ल्ड मैप की बुक भी ज़रूर रखिएगा। ठीक है, प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे मैप पर देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाले निम्नलिखित अफ्रीकी देशों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ओके, अफ्रीकी देशों के नाम दिए हैं और पूछ पूछ रहा है कि इन देशों को पश्चिम से पूर्व की ओर आपको व्यवस्थित करना है। लेकिन व्यवस्थित ऐसे नहीं, भूमध्य रेखा से जो होकर गुजरती हैं उन देशों को व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखेंगे आप लोग पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले आपको सबसे पश्चिम में गैबॉन देखने को मिलेगा, जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ओके, उसके बाद फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर आपका आएगा युगांडा और उसके बाद केन्या। तो यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए एक बार इसको मैप पर देख लेते हैं। ओके, मैप पर देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, तो अब देखिए इस मैप में, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भूमध्य रेखा है, यानी ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर किन-किन देशों से होकर गुजर रहा है। ओके, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका के किन-किन देशों से होकर गुजर रहा है? इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और ब्राज़ील। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो साओ टोम एंड प्रिंसिपल एक द्वीप है, यहाँ से होके गुजरता है। फिर अफ्रीका में किन-किन देशों से होकर गुजर रहा है? तो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, गैबॉन, यहाँ पे देखिए ये गैबॉन है। इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो, फिर आपका यहाँ पे युगांडा, फिर केन्या और सोमालिया। इसके बाद आप देखेंगे मालदीव से होकर गुजर रहा है और इंडोनेशिया से होकर गुजर रहा है और यहाँ पे किरिबाती। ओके, तो आप लोग एक बार मैप पे खुद भी इसे ड्रॉ करिएगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। ओके, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वत शिखर दिया है और किस स्थान पर स्थित है यह पर्वत शिखर, ये आपको इससे मिलान करना है, मैच करना है। ओके, माउंट किलिमंजारो कहाँ है भाई? तंजानिया में है। ओके, माउंट टॉबिकल कहाँ पर है? तो माउंट टॉबिकल आपको देखने को मिलेगा मोरक्को में है। कहाँ पर है भाई? मोरक्को में है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि माउंट स्टेनली कहाँ पर है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। इसके बाद माउंट होगर पर्वत ये अल्जीरिया में है। जब इसको आप लोग मिलान करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय लवणता वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि भूमध्य रेखा के पास लवणता आमतौर पर उष्ण उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा? सही होगा या गलत होगा? थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट लगाइए। तो देखो भाई ये गलत है। ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा के पास यानी 0 डिग्री के पास लवणता ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में? तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में। तो ये गलत है। देखो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है और वर्षा भी ये ज़्यादा हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे लवणता आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ वाष्पीकरण होता अगर इस रीज़न में और ब वर्षा नहीं होती तो यहाँ पे लवणता ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पे वर्षा भी हो जा रही है, तो लवणता मेंटेन है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे बोला उपोष्णकटिबंधीय लगभग जहाँ पे लगभग 33 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे देखेंगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, पवनें ऊपर से नीचे की तरफ आकर के बैठती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा होता है और हाई प्रेशर होता है। तो पवनें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? तो पवनें ऊपर से वायु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ वर्षा नहीं होती है, लेकिन यहाँ वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। ओके?
वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लवणता ज़्यादा पाई जाएगी। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लवणता ज़्यादा पाई जाती है, भूमध्य रेखा में कम पाई जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है, आसानी से आप लोग समझ लीजिए। ओके, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण लवणता में वृद्धि होती है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण लवणता में वृद्धि होती है, तो हाँ, बिल्कुल बात सही है भाई, वाष्पीकरण नहीं होगा तो लवणता कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, है ना? तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? ओके, नील नदी का उद्गम स्थल दिया है इसमें इथियोपिया, तो ये आपका करेक्टली मैच्ड है। नील नदी का अंतिम डेल्टा प्रवाह मिस्र में है, तो दूसरा भी करेक्टली मैच्ड है। ओके, दूसरा भी सही सुमेलित है। तीसरा कह रहा है कि श्वेत नील और नीली नील नदियों का संगम सूडान में होता है, तो ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चौथा कह रहा है कि श्वेत नील नदी का उद्गम दक्षिणी सूडान से होता है, ये गलत है। देखो, श्वेत नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से होता है। ओके, कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। युगांडा, तंजानिया और केन्या, ये विक्टोरिया झील का इन तीनों देशों में विस्तार है। दक्षिण सूडान से इसका कोई लेना देना नहीं है, श्वेत नील नदी का, तो यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मरुस्थलों को उनके कुल भौगोलिक आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कुछ मरुस्थलों के नाम दिए हैं, इनके भौगोलिक आकार के आधार पे इनको आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटे क्षेत्रफल से सबसे बड़े क्षेत्रफल की तरफ अरेंज करना है। ओके, तो सबसे अगर हम बात करें इन पांचों में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? कालाहारी मरुस्थल का है। ओके, तो पहला ये हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। फिर उसके बाद जो है, कालाहारी मरुस्थल से थोड़ा बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो गोबी मरुस्थल है। उसके बाद इससे थोड़ा-सा बड़ा अरब मरुस्थल है। ओके, अरब मरुस्थल है। फिर सहारा मरुस्थल, उसके बाद फिर आर्कटिक मरुस्थल आ जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 1, 4, 2, 3, 5। ये देखो, यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, इसके जो डेटा है उसको नहीं लर्न करना है। जब बार-बार आप पढ़ेंगे, मैप में देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग का खेल है। कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको मैप के थ्रू पढ़ना है। जब मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ अभिकथन ए कह रहा है कि ला नीना चरण के दौरान इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारी बारिश, भीषण तूफान और बाढ़ का उच्च जोखिम होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ला नीना में क्या होता है भाई, यहाँ पे समुद्री जल क्षेत्र जो है ठंडा होता है, समुद्र का जल जो होता है ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आप देखेंगे जो भारत में हो गया, भारत का जो उत्तर भारत हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इसी तरीके से इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो आप हाई प्रेशर से देखेंगे समुद्र से कॉन्टिनेंट्स की इधर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलना शुरू करती हैं, जिससे कि बहुत समुद्र से जब ये स्थल की ओर जाती हैं, तो अपने साथ बहुत ज़्यादा आर्द्रता लेके चलती हैं, तो वर्षा करती हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत वाले क्षेत्रों में। तो आप लोग देखेंगे ला नीना जो है भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे वर्षा लाता है। ओके, एल नीनो में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। एल नीनो में क्या होता है, समुद्र के जल का तापमान बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, भारत हो गया, इन सभी क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। क्योंकि स्थल से जो है पवनें समुद्र की ओर चलने लगती हैं। समुद्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और स्थल की ओर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका अभिकथन ही करेक्ट है। कारण आर कह रहा है कि भूमध्य रेखीय व्यापारिक पवनों के तेज होने से पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म सतही जल जमा हो जाता है, जिससे बादल निर्माण और भारी वर्षा होती है। तो बताइए कि क्या कारण आर करेक्ट है? देखो, कारण आर करेक्ट नहीं है। इसमें कह रहा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म सतही जल जमा हो जाता है, व्यापारिक पवनों के तेज होने से। व्यापारिक पवनें किधर से चलती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो ये कह रहा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म सतही जल जमा हो जाता है, ये गलत है। ठंडी जल जो है इकट्ठी होती है। ओके? ठंडी जल इकट्ठी होती है। यहाँ पे कारण आर गलत हो जाएगा। ओके? आंसर क्या हो जाएगा? ए सत्य है, आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक झील दिया है, ठीक है? कुछ देशों के झील दिए हैं। अब ये किस स्थान पर है, इससे आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करिए। तो आप लोग देखेंगे ल लेक लेक तुलारे कहाँ पर है? संयुक्त अमेरिका में है। लेक ओनेगा कहाँ पर है? तो लेक ओनेगा आपको रसिया में देखने को मिलेगा। लेक माराकाइबो
लेक माराकाइबो कहाँ पर है? वेनेजुएला में है और लेक टिटिकाका कहाँ है? पेरू में है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? किम्बरले, किम्बरले इसमें दिया है कि हीरे की खदानें, तो ये बात करेक्ट है, यह सही सुमेलित है। ये हीरे की खदानें के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे हीरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रूर ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मिसाम्बी रेंज इसमें दिया है पेट्रोलियम क्षेत्र। मिसाम्बी रेंज जो है, ये यूएसए में है, ये पेट्रोलियम के लिए नहीं, ये पेट्रोलियम क्षेत्र, यहाँ पे पेट्रोलियम का केंद्र नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लौह अयस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या ज़्यादा पाया जाता है? लौह अयस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये तीसरा करेक्टली मैच नहीं है। ओके? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सिंगल-सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे। और चुकवी कमाटा जो है, ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 जो है करेक्टली मैच थे, 1 ही जो है करेक्टली मैच्ड नहीं था, और इसी हमारा यही क्वेश्चन पूछा हुआ था और यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन प्रमुख वैश्विक जल निकाय से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा लाल सागर और ताइवान जलडमरू मध्य, इसके साथ आप देखेंगे कैलिफोर्निया सागर, मेक्सिको की खाड़ी, अरब सागर से होकर गुजरती है। फारस की खाड़ी से होकर गुजरती नहीं है, ये गलत है दूसरा। इसको एक बार आप लोग मैप पर देख लेना, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वैश्विक बंदरगाह दिया है और अवस्थिति, ये बंदरगाह किस देश में स्थित है, इससे आपको मिलान करनी है। तो रॉटरडैम बंदरगाह कहाँ है? नीदरलैंड में है। बुसान बंदरगाह कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में है। ज़बेल अली बंदरगाह कहाँ पर है भाई? ज़बेल अली बंदरगाह। तो नाम से थोड़ा-थोड़ा आपको सुना-सुना लग रहा होगा कि ये यूएई में है। ठीक है? ज़बेल अली बंदरगाह कहाँ पर है? यूएई में है। अशदोद बंदरगाह कहाँ है? तो ये इज़राइल में है। ओके? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 1432। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? पहला कथन कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में कि यह जलवायु क्षेत्र अत्यंत अनूठा है, क्योंकि यहाँ गर्म, शुष्क गर्मियाँ और हल्की वर्षा वाली सर्दियाँ आती हैं। तो आप लोग देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु, आप लोग बहुत सारे आप जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें कई सारे जलवायु हैं, जैसे कि चीनी तुल्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, अलग-अलग तरह के कई सारे जलवायुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये है कि गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में बहुत भयानक गर्मी पड़ती है और ड्राई मौसम रहता है। और शुष्क ऋतु यानी ठंड का जो मौसम होगा, ठीक है? शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु बहुत ठंडा होगा और साथ में शीत ऋतु में ही यहाँ पे वर्षा होती है। नॉर्मली हम लोग के इधर क्या होता है, गर्मियों में वर्षा होती है, लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ पे ठंडों में वर्षा होती है, गर्मियों में मौसम सूखा होता है, शुष्क ड्राई होती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि आमतौर पर दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। देखो, ये पूर्वी किनारों पर नहीं, बल्कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, तो दूसरा गलत है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र दिया है और विशेष फसल, किस कृषि क्षेत्र में किस तरह का विशेष फसल पाया जाता है? पंपास वाले कृषि क्षेत्र में देखें, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। फजेनताज की बात करें तो यहाँ पे कॉफी का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आइवरी कोस्ट यहाँ पे कोको का उत्पादन बहुत होता है। और यांगची नदी बेसिन में चावल का उत्पादन बहुत होता है। ओके, जब इसका आप क्रम बनाएंगे तो इसका सीरीज क्या बन जाएगा भाई? 1324, यानी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से भू आबद्ध है? कौन कौन से देश हैं जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड हैं? बताइए। लाओस, मंगोलिया, कंबोडिया और अफगानिस्तान, इनमें से कौन कौन से देश है जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है? तो आप देखेंगे लाओस है, एक मिनट रुक जाइए जरा। लाओस है और मंगोलिया है और अफगानिस्तान है। क्या कंबोडिया पूरी तरीके से भू आबद्ध है? तो नहीं, कंबोडिया पूरी तरीके से भू आबद्ध नहीं है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा भाई? तीसरा तो गलत था, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, तो पीडीएफ के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दिया गया है। आप लिंक के थ्रू इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर विज़न आईएएस का चाहते हो, फोरम आईएएस का चाहते हो,
संस्कृति आईएएस का चाहते हो या ध्येय आईएएस का चाहते हो, यूपीएससी का टेस्ट सीरीज़, तो आपको इन सभी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलेगा, विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप पीसीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ चाहते हो, ये यूपीएससी का मैं बता रही थी, ये यूपीएससी के लिए है, ओके? और अगर आप पीसीएस का चाहते हो, पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ चाहते हो तो सारे लगभग 3-4 इंस्टीट्यूट के आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएँगे, हिंदी, इंग्लिश और विथ एक्सप्लेनेशन। तो इन सभी के लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, आप लिंक के थ्रू जाकर के एक बार चेकआउट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपके हिसाब से कौन-सा आप जो भी इंस्टीट्यूट चाहते हो, जिस भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर चाहते हो, आपको आसानी से मिल जाएगी। ओके? चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रमुख जलडमरू नदियों पर विचार कीजिए और वैश्विक मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते समय पश्चिमी यूरोप से सुदूर पूर्व की ओर बढ़ते हुए आने वाले सभी अनुक्रमित क्रम में इन्हें व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ जलडमरू मध्य दिए हुए हैं, ओके? कुछ स्टेट्स दिए हैं, इनको आपको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, जैसे कि लोम्बोक है, बॉस्पोरस है, हॉर्मोज है और बाब अल मंडेब है। अभी कुछ समय पहले बहुत न्यूज़ में रहा है, हॉर्मोज जलडमरू मध्य, तो इसलिए थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ओके? तो सबसे पूर्व में अगर बात करें, इन सब में सबसे पश्चिम में कौन-सा जलडमरू मध्य है? तो सबसे पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा बॉस्पोरस जलडमरू मध्य, ठीक है? बॉस्पोरस जलडमरू मध्य। फिर आप देखेंगे बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य आएगा, ओके? उसके बाद आप देखेंगे तो आपको इस इन सभी के पूर्व में हॉर्मोज जलडमरू मध्य देखने को मिलेगा और सबसे पूर्व में लोम्बोक जलडमरू मध्य आ जाएगा। यानी इसका क्रम क्या बनेगा 2, 4, 3, 1 यानी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार आप लोग इसको मैप में देख लीजिएगा। अगला है अभिकथन ए दिया है और कारण आर। अभिकथन ए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का धरातल आमतौर पर अंधकारमय होता है और वहाँ बहुत कम घास या घने पौधे पाए जाते हैं। तो ये बात सही है भाई। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आस-पास आप देखें यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। वर्षा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही घने-घने वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, बहुत घने-घने जंगल पाए जाते हैं और काफ़ी ऊँचाइयों तक ये काफ़ी ऊपर तक पहुँची रहती हैं। इनकी पेड़ों की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे धरातल पर आमतौर पर अंधकारमय होता है, तो ये बात सही है। इतने घने जंगल होते हैं, पेड़-पौधे इतने आस-पास होते हैं और इनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी अंधेरा होता है जंगलों में, ठीक है? बाहर की अपेक्षा और बहुत कम घास या घने पौधे पाए जाते हैं। बहुत कम घास या घने पौधे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में देखो बहुत घने पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत कम घास पाए जाते हैं, ये बात करेक्ट है। तो आंसर आपका ये स्टेटमेंट ए करेक्ट है। कारण कह रहा है कि पेड़ों का सघन वितान सूर्य के अधिकांश प्रकाश को जमीन तक पहुँचने से रोकता है, तो ये बात सही है। देखो, घने का मतलब ये नहीं है कि बहुत मतलब यहाँ पे पेड़ बहुत घने-घने पास-पास नहीं, थोड़े दूर ही होते हैं, लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं ना, जो सदाबहार वन होते हैं, वहाँ पे बहुत पास-पास पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में तब भी थोड़ी दूर-दूर पेड़-पौधे पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो कैनोपी होती है, यानी कि ये जो पेड़ का जो जो शाखाएँ होती हैं, वो बहुत चौड़े-चौड़े होते हैं और बहुत एरिया को कवर करते हैं। तो ये क्या होता है कि थोड़े दूर-दूर भी होते हैं पेड़, लेकिन इनके जो शाखाएँ होती हैं, एक-दूसरे को बहुत टच करती होती हैं, इसलिए इनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है और कैनोपी ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़मीन पे जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए काफ़ी अंधकारमय दिखता है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और कारण आर जो है सही व्याख्या भी कर रहा है, रीज़न भी बता रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्र बोर्नियो द्वीप के कुछ हिस्सों पर क्षेत्रीय संप्रभुता रखता है? बोर्नियो द्वीप के कुछ हिस्सों पर कौन-कौन से देश हैं जो अपनी संप्रभुता रखते हैं? तो देखो भई कौन-कौन से देश हैं, तो फिलीपींस को छोड़ दीजिए, बाकी इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई हैं। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक केंद्र और संबद्ध उद्योग। डेट्रायम, ये औद्योगिक केंद्र है डेट्रायम, टुलूज़ और नागासाकी और अनशान। डेट्रायम जो है ये यूएसए का एक औद्योगिक केंद्र है। इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? ऑटोमोबाइल निर्माण। इसके साथ टुलूज़ देखेंगे तो ये फ्रांस का एक क्षेत्र है। ये एरोस्पेस और विमान निर्माण केंद्र है।
नागासाकी नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये जापान में है। तो ये जहाज निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में काम करता है। अंशान की बात करें तो ये चाइना में है, यहाँ लौह और इस्पात का प्रमुख उद्योग है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 2, 1, 4, 3। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, एक विकासशील राष्ट्र में अनुभव किए जाने वाले निम्नलिखित जनसांख्यिकीय रुझानों पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्योंकि यह राष्ट्र एक कृषि प्रधान समाज में एक कृषि प्रधान समाज से एक अत्यधिक उन्नत शहरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होता है। तो इनको जो है आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है? तो चलिए एक बार सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले स्टार्टिंग फेज़ में उच्च जन्म दर और साथ में मृत्यु दर भी काफ़ी उच्च थी, इसलिए जनसंख्या लगभग आप देखेंगे कि शून्य वृद्धि का दर था। ठीक है? तो यहाँ पहला सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जन्म दर अधिक बनी रहने के बावजूद मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आ रही थी। यानी जन्म दर में तो था, जन्म दर बढ़ रहा था, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ रही थी क्योंकि उस समय धीरे-धीरे समय के साथ लोग जागरूक हुए, ठीक है? बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी की सुविधा बढ़ी, तो इस वजह से मृत्यु दर में कमी आई। इसके पहले फ़ेज़ में क्या था? जन्म दर भी बहुत ज़्यादा था और मृत्यु दर भी ज़्यादा था, लेकिन अब क्या हुआ दूसरे फ़ेज़ में आप देखेंगे कि जन्म दर तो अधिक बनी रही, लेकिन मृत्यु दर में कमी आई, अब लोग कम मर रहे थे। तो ऐसे में क्या थी कि जनसंख्या कहीं न कहीं थोड़ी बहुत बढ़ रही थी। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे फ़ेज़ में क्या हुआ भई? तीसरे फ़ेज़ में हुआ कि जन्म दर जो है घटने लगी और मृत्यु दर भी कम रही। जन्म दर भी कम हो रहा है और मृत्यु दर भी कम हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा भई, जनसंख्या लगभग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? सामान्य गति से चल रहा है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा। फिर लास्ट में चौथा फ़ेज़ है निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के साथ वृद्धि जनसंख्या। ओके? जन्म दर भी बहुत कम है, ठीक है? और मृत्यु दर भी कम है बहुत। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि नॉर्मली आप देखेंगे वृद्ध लोगों की जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 4th नंबर पे ये आ जाएगा। यानी इसका सीरीज़ क्या बनेगा 1, 3, 2, 4 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के क्रोम में जाइए और हमारे वेबसाइट को ओपन करिए। तो इस तरीके से हमारा वेबसाइट ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा वेबसाइट ओपन होगा, इसमें तरह-तरह की बैचेज़ चल रही हैं। जैसे आप हमारे बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 5th फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप 5th फाउंडेशन बैच को जॉइन कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, जिसकी फ़ी है ₹1989। पूरे सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि इतना कम फ़ी है तो क्या ही पढ़ाया जाता होगा। तो एक बार आप लोग डेमो क्लास देख लीजिएगा। जब आपको संतुष्टि मिल जाए तो आप हमारे इस 5th फाउंडेशन बैच को जॉइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों क्योंकि सीसैट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप सीसैट अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो और जीएसई सिर्फ पढ़ रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पहला ही स्टेप आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, पहले स्टेप को आप पास नहीं कर पाओगे, प्री ही नहीं क्वालीफाई होगा तो आगे आप कितना भी जीएस पढ़ लो कोई काम नहीं देगा। तो आपको अपना सीसैट बेहतर करना है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए भी, तो आप हमारे इस संकल्प बैच को जॉइन कर सकते हो जिसकी फ़ी है ₹1999। ओके। इसके साथ ही आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। आपको आंसर राइटिंग बताया जाता है कि कैसे आपको आंसर लिखना है और आपका आंसर भी चेक किया जाता है और आपको फीडबैक दिया जाता है प्रॉपर तरीके से कि कहाँ पे आप किस तरह के पॉइंट को ऐड करेंगे तो आपका मार्क्स और ज़्यादा बेहतर औरों से बेहतर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आप अगर इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हो हमारे उत्तर लेखन अभ्यास में तो आप जुड़ सकते हो। बाकी सारी डिटेल इसमें दी गई है कि आप कैसे अपना आंसर लिख कर के भेजेंगे, कैसे क्या करना है, ये वीडियो के थ्रू आपको बताया गया है। तो आप लोग ज़रूर जॉइन करिएगा। ओके, आपके लिए इतने सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं और आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार हमारे इस प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा देश या भौगोलिक क्षेत्र प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन पर स्थित है या उससे होकर गुजरते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो प्राइम मेरिडियन कौन-कौन से देश जो है प्राइम मेरिडियन पर स्थित हैं या उनसे होकर गुजरते हैं? तो एक बार आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे घाना, यूके और इसके साथ ही अंटार्कटिका से होकर गुजरती है, मोरक्को से नहीं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 ठीक है? 1, 2, 4 एक बार इसको आप लोग मैप पे देख लीजिए। हाँ,
तो इसे मैप में देखिए एक बार। ये है भाई प्राइम मेरिडियन। ये किन-किन देशों से होकर गुज़र रहा है, इसका एक बार लोकेशन भी देख लीजिए। ये 0 डिग्री है, ठीक है? 0 डिग्री देशांतर। तो देखो भाई ये कहाँ-कहाँ से होके गुज़र रहा है, तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ये घाना है, घाना से भी होके गुज़र रहा है जो कि ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है? ऑप्शन में क्या-क्या दिया था? घाना दिया था, तो यहाँ पे ये करेक्ट है कि हाँ भाई घाना से होकर गुज़रता है। यूके दिया था, यूके भी करेक्ट है भाई, यूके से मेडिटेरियन प्राइम मेडिटेरियन होकर गुज़रता है। ये भी करेक्ट है आपका। अंटार्कटिका से होके गुज़र रहा है, तो बिल्कुल आपका ये भी करेक्ट है। ओके? अब देखो ये मोरक्को है क्या यहाँ पे आस-पास कहीं पे? तो मोरक्को नहीं है। मोरक्को इस रेखा पर नहीं स्थित है। तो यानी इस आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका हुआ था ऑप्शन सी। ओके? हाँ, तो आंसर क्या है भई? आंसर है आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अभी कहते हैं कह रहा है कि प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में बार-बार भूकंप आना और ज्वालामुखीय सक्रियता होना एक अत्यंत सामान्य घटना है। तो आप लोग को पता होगा कि भाई प्रशांत महासागर में क्या होती है, 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। कुछ इस तरीके से जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की तरफ धँसती है और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी सक्रियता देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पे भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभिकथन एक करेक्ट है। कारण कह रहा है कि प्रशांत महासागर के किनारों की विशेषता यह है कि वहाँ स्थल मंडलीय प्लेटों के बीच बार-बार आंतरिक क्रियाएँ होती रहती हैं, जिनमें सबडक्शन, टक्कर और रूपांतरण गतियाँ शामिल हैं। तो यहाँ पे कारण आर भी सही है और ये रीज़न भी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप क्यों इतना आता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेटों का सबडक्शन होता है, टक्करें खाती हैं 2 प्लेटें इस वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे ज्वालामुखी दिया है और किस क्षेत्र में ये ज्वालामुखी स्थित है, इससे आपको मिलान करना है। ओके? देखो भाई पीसीएस में क्या होता है स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूपीएससी में तो फैक्चुअल बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आपको अपने अगर पीसीएस आपको क्वालीफाई करना है, तो आपको फैक्ट बहुत रटना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप रटने के लिए क्या कर सकते हो, तो आप पूर्वावलोकन लगाइए, पूर्वावलोकन से आपका मैक्सिमम जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो कवर हो जाएँगी। तो माउंट विसुवियस की अगर बात करें, तो माउंट विसुवियस आपको इटली में देखने को मिलेगा। माउंट मायोन आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा। कहाँ पे भई? फिलीपींस में। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में और माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। यानी आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी 1, 4, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महासागरीय गर्तों और उनके निकटवर्ती महासागरों का कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओके? तो भाई एक साइड दिया है गर्त और ये गर्तें किन महासागरों में पाई जाती हैं, इससे आपको बताना है कि कौन-सा सही सुमेलित नहीं है। तो मारियाना गर्त देखेंगे तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, तो ये बात सही है। मोलोय होल जो है ये अंटार्कटिक महासागर में, ये भी बात सही है कि इसमें ये पाया जाता है। जावा गर्त आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगा और सी कह रहा है कि अटाकामा गर्त आपको पूर्वी प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। कहाँ पे भाई? पूर्वी प्रशांत महासागर में और इसमें दिया है अटलांटिक महासागर, इसलिए ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये कौन-सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है रबर बागानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि रबर एक भूमध्य रेखीय वृक्ष है जिसमें गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है भाई रबर के बागान आपको कहाँ देखने मिलेगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर, जहाँ पे तापमान थोड़ी ज़्यादा होती है और नम जलवायु होती है। और वर्षा भी कितनी होनी चाहिए? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए रबर के बागानों के लिए, रबर के उत्पादन के लिए। तीसरा कह रहा है कि रबर की सबसे अच्छी वृद्धि उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पूरे वर्ष लगभग 6 घंटे प्रतिदिन तेज धूप होती है। तो इसके लिए तेज धूप का होना आवश्यक होता है। तीनों ही करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संप्रभु राष्ट्र कैस्पियन सागर के साथ प्रत्यक्ष भौतिक रेखा प्रत्यक्ष भौतिक तटरेखा साझा करते हैं? तो कैस्पियन सागर के साथ कौन-कौन से देश है जो अपनी सीमा साझा करते हैं? तो एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखना तारीख। क्या है ये ट्रिक? तारीख। ठीक है? तारीख। अब देखो भाई इसमें कौन-कौन से देश है जो सीमा साझा कर रहे हैं?
इसमें हो जाएगा आपका के से कजाकिस्तान, ओके। सॉरी। ए से आपका अज़रबैजान, ठीक है? ए से आपका अज़रबैजान, टी से आपका ताजिकिस्तान, नहीं ताजिकिस्तान नहीं होता, तुर्कमेनिस्तान होगा। टी से तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान नहीं है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आई से ईरान, आर से रसिया, ए से अज़रबैजान, के से कज़ाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ओके। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान नहीं है, ये गलत है। आंसर आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मूल संरचना के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आँख एक केंद्रीय क्षेत्र होता है जिसकी विशेषता है विनाशकारी रूप से घूर्णन करने वाली पवनें, घने बादल और भारी मूसलाधार वर्षा होती है। देखो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो आँख वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे वर्षा वगैरह नहीं होती है। इसमें कह रहा है कि भारी मूसलाधार वर्षा होती है, घने बादल होते हैं, तो ये गलत है, ये बहुत ही शांत क्षेत्र होता है। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि यह एक निम्न दाब केंद्र होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है भाई। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये इसके आप केंद्र में देखेंगे तो यहाँ इसके केंद्र में लो प्रेशर होता है। क्या होता है भाई? लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा संप्रभु अफ्रीकी अफ्रीकी राष्ट्र विक्टोरिया झील के जल के साथ प्रत्यक्ष भौतिक तटरेखा साझा करते हैं? तो विक्टोरिया झील के साथ कौन-कौन से देश हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं? तो देखो, युगांडा है, केन्या है और तंजानिया है। युगांडा, केन्या और तंजानिया। रवांडा नहीं है, ठीक है? रवांडा गलत है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कोयला क्षेत्र दिया है और संप्रभु देश। ये जो बेसिन है किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। ये सभी कोयला क्षेत्र हैं। फुनशुन, फुनशुन की बात करें तो फुनशुन आपको देखने मिलेगा चीन में, नाम से भी थोड़ा समझ में आ रहा है ना? और कुज्नेत्स्क, ये देखेंगे तो आप लोग कुज्नेत्स्क कहाँ है भाई? अभी न्यूज़ में भी ये था बहुत, तो यूक्रेन में है। इसके साथ ही आप देखेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट सॉरी, सॉरी। कुज़नेट्स जो है आपको कुज़नेट्स कहाँ देखने को मिलेगा? रसिया में देखने को मिलेगा, ठीक है? डोनबास बेसिन कहाँ है? तो डोनबास बेसिन आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन में है। कहाँ पे है? यूक्रेन में। अपलेशियन नाम से समझ में आ रहा है, यूएसए में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी फुनशुन, फुनशुन कहाँ पे? चाइना में है। इसके बाद डोनबास बेसिन कहाँ है? यूक्रेन में है। प्लेशियन यूएसए में है और कुज़नेट्स बेसिन जो है ये आपको रसिया में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संप्रभु राष्ट्रों से मकर रेखा होकर गुजरती है? तो मकर रेखा भाई किन-किन इन चारों में से किन देशों में से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा आप देखेंगे चिली, मोज़ाम्बिक और बोत्सवाना से होकर गुजरती है, बोलीविया से नहीं। यहाँ पे बोलीविया नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेन्यूब नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि डेन्यूब नदी यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो वोल्गा नदी से भी लंबी है। तो देखो भाई, वोल्गा नदी ज़्यादा लंबी है, ठीक है? यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, दूसरे नंबर पे डेन्यूब आती है। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी और सर्बिया की राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय पवन दिया गया है और भौगोलिक क्षेत्र। ये जो स्थानीय पवनें हैं, किन क्षेत्रों में बहती हैं? इससे आपको मिलान करना है। तो देखो भई, हरमट्टान दिया है, चिनूक, लेवेंटर और बोरा। तो हरमट्टान की बात करें तो हरमट्टान कहाँ पे बहती है भाई? पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ पर? पश्चिमी अफ्रीका पे। चिनूक की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेवेंटर की बात करें तो स्पेन में और बोरा की बात करें तो एड्रियाटिक तट पर बहती है। तो यहाँ पे यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए ज़रा। ये क्वेश्चन क्या है भाई? भूमि सीमाएं साझा करने वाले देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि रूस और चीन प्रत्येक सीधे भूमि सीमा 14 स्वतंत्र देशों के साथ साझा करते हैं। तो बताइए कि क्या ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो बिल्कुल करेक्ट है। चाइना और रसिया दोनों देश
अलग-अलग मतलब चाइना भी और रसिया भी दोनों देश जो हैं सीधे तौर पर 14 स्वतंत्र देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। दूसरा कह रहा है कि चिली और इक्वाडोर ब्राज़ील के साथ कोई प्रत्यक्ष भौतिक भूमि सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ये भी बात आपका करेक्ट है कि ब्राज़ील के साथ इक्वाडोर और चिली के साथ कोई सीमा साझा नहीं होती है डायरेक्टली। आंसर यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए और कारण आर कह रहा है। अभिकथन ए कह रहा है कि अटाकामा रेगिस्तान, तटीय रेगिस्तान और वर्षा छाया रेगिस्तान दोनों का उदाहरण है। तो बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। करण आर कह रहे हैं कि अटाकामा रेगिस्तान बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है क्योंकि यहाँ ठंडी हम्बोल जलधारा और इंडीज पर्वतों के वर्षा छाया प्रभाव का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ कारण आर भी सही है और ये जो है ये रीजन बता रहे हैं कि ये वर्षा छाया रेगिस्तान क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपेन जलवायु कूट, इसको एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दे देता है, ठीक है? इसकी 15-20 मिनट की क्लास है, इसको समझने के लिए इन सबका कोड पढ़ना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब होता है, सी का क्या मतलब होता है, डी का क्या मतलब होता है, ओके? चलिए, तो एएफ की बात करें, कोपेन जलवायु कूट की बात करें तो एएफ का क्या मतलब होता है? एएफ का मतलब होता है ट्रॉपिकल वर्षावन जलवायु। एडब्ल्यू का मतलब होता है ट्रॉपिकल सवाना जलवायु। सीएस का मतलब होता है भूमध्य सागरीय जलवायु। डीएफसी का मतलब होता है ताइगा टाइगा जलवायु। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 4, 2, 1, 3। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, शीतोष्ण घास के मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि चरनोजम शीतोष्ण घास के मैदानों में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का मृदा है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इसे विश्व का इस मृदा की वजह से इसको विश्व का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। ओके, दूसरा देखिए तो कम उपजाऊ होने के कारण ये घास के मैदान अनाज की खेती के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है और केवल घुमंतु शिकार के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखो भाई ये बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। ओके, इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केवल एक कथन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रियो ग्रांडे नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा बनाती है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यह नदी रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और प्रशांत महासागर में बहती है। ये नदी प्रशांत महासागर में ही नहीं बल्कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर के गिरती है। दूसरा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए और कारण आर दिया है। अभिकथन ए कह रहा है कि यूएसए से जापान की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पार करने वाले यात्री कैलेंडर से एक दिन घटाना पड़ेगा। एक दिन घटाना नहीं बल्कि एक दिन जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे ये अभिकथन ए गलत हो जाएगा। कारण आर कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसलिए पूर्वी गोलार्ध के स्थान पश्चिमी गोलार्ध के स्थानों की तुलना में सबसे पहले अनुभव करते हैं। तो कारण आर आपका करेक्ट है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए सही नहीं है, आर सही है। ठीक है? अगर पहले ही आपको पता चल गया, अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले ही पता चल गया कि पहला अभिकथन ये गलत है, तो डायरेक्ट आप आंसर करके निकल लो क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है? ए सही नहीं है, सिर्फ़ यही ऑप्शन बी में ही बोल रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर करके चले जाना है। इससे आपका समय बच जाएगा। तेल क्षेत्र दिया है सूची 1 में और सूची 2 में देश दिया है। अब इनको क्या करना है भाई? सही उत्तर चुनना है यानी इनका मिलान करना है। ओके? तो बर्गन की बात करें तो ये कहाँ है? कुवैत में है। किरकुर की बात करें तो किरकुर कहाँ है भाई? इराक में है। ठीक है? किरकुर कहाँ है भाई? इराक में है, नाम थोड़ा अजीब है। ओरिनोको बेल्ट वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। ये सभी तेल क्षेत्र हैं। कहाँ पे? वेनेजुएला में है। सफ़ानिया सऊदी अरब में है। ठीक है? यानी इसका क्रम क्या बन गया भाई? इसका क्रम बन गया 2143 2143 आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, मैं ज़रा पानी पी लूँ। तो बोलते-बोलते प्यास लग जाती है ना?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टाइगर वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? टाइगर वन बायोम दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। तो बताइए कि क्या टाइगर वन बायोम दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है? तो यस, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आप लोग देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी अ, कॉन्टिनेंट्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टाइगर बायोम नहीं पाया जाता है। सारा पूरा का पूरा क्षेत्र जो है दक्षिण भारत में आप लोग देखेंगे, दक्षिण गोलार्ध में, तो समुद्री क्षेत्र है ना? दूसरा कह रहा है कि टाइगर वनों में वृक्ष मुख्यतः चौड़ी पत्तियों वाली पर्णपाती वृक्ष होते हैं। तो टाइगर वनों में आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो वृक्ष होती हैं बहुत इनकी जो चौड़ी पत्तियाँ, ये कह रहा है कि चौड़ी पत्तियाँ नहीं होती हैं, बहुत ही पतली-पतली महीन पत्तियाँ, सुई जैसी पत्तियाँ होती हैं। जैसे आप लोग स्प्रूस के पौधे को देख लीजिएगा, पाइन के पौधे को देख लीजिएगा, फर के पौधे को देख लीजिए, ये सभी टाइगर वनों में पाए जाते हैं। चौड़ी पत्तियाँ यहाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है? दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंतरसागरीय जल निकायों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो चलिए भाई देखते हैं। काला सागर सबसे पश्चिम में आएगा, उसके बाद कैस्पियन सागर आएगा, फिर अरल सागर आएगा। एक बार मैप में देख लीजिएगा आप लोग, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्वत श्रृंखला दिया है और क्षेत्र, इनका भी मिलान करना है। यस, तो चलिए भाई देखते हैं। कॉके कॉकेशस पर्वत श्रृंखला आपको यूरेशिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा भाई? यूरेशिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे एंडीज तो दक्षिण अमेरिका, रॉकीज कहाँ है भाई? उत्तर अमेरिका में, और एल्पस यूरोप में है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि जेट धाराएं निम्न वायुमंडल में तेज गति वाली पवनों की संकीर्ण पट्टियां है। तो क्या ये जेट जेट धाराओं के संदर्भ में ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये निम्न वायुमंडल में तेज गति से बहती है? नहीं, ये ऊपरी वायुमंडल में, क्षोभ मंडल के जो ऊपरी वाला लेयर होता है उसमें पाया जाता है ये। ठीक है, सबसे ऊपरी सीमा में। तो ये गलत है। क्षोभ सीमा के पास जेट धाराएं बहती हैं, निम्न वायुमंडल में नहीं बहती हैं, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि जेट धाराएं आमतौर पर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, तो दूसरा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकी दिशा किधर होती है भाई? पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदियां सीधे काला सागर में गिरती हैं? सीधे काला सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो डेन्यूब है, नीपर है और निस्टर है। राइन नदी नहीं गिरती है। ठीक है, राइन नदी सीधे काला सागर में नहीं गिरती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भई, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र व्यापक वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख विशिष्ट केंद्रों के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं? व्यापक वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख विशिष्ट केंद्रों के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, इन चारों में से कौन-कौन से क्षेत्र हैं? तो आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, और इसके अलावा आप देखेंगे यूरेशिया के स्टीपी, अर्जेंटीना के पंपास, ठीक है? लेकिन अमेज़न बेसिन के सिलवास ये नहीं है। तो आंसर आपका 1, 2, 3, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए दिया है और कारण आर। अभिकथन ये कह रहा है कि तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात, टाइफून और हरिकेन कभी भी भूमध्य रेखा के 0 से 5 डिग्री के क्षेत्र के भीतर या सीधे उस पर विकसित नहीं होते हैं। तो ये बात आपका पहला स्टेटमेंट सही बोल रहा है। कारण आर कह रहा है कि कोरियालिस बल ध्रुवों पर सबसे कमजोर होता है और इसकी तीव्रता भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। ये गलत है। देखो भाई, कोरियालिस बल आप देखेंगे 0 डिग्री पर नहीं पाया जाता है। कोरियालिस बल 0 डिग्री पर नहीं पाए जाने की वजह से आप देखेंगे यहाँ पे चक्रवात वगैरह या टाइफून या हरिकेन आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि चक्रवात तभी उत्पन्न हो सकता है जब कोरियालिस फ़ोर्स होगा। क्योंकि कोरियालिस फ़ोर्स क्या होता है? हवाओं की दिशा में विक्षेप उत्पन्न करता है। जब हवाओं की दिशा में विक्षेप उत्पन्न होगा, तभी जो है चक्रवात उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट गलत है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए कोरियालिस फ़ोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? अगर ये नहीं रहेगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट कह रहा है, अभिकथन है, और कारण आर गलत कह रहा है।
ये कह रहा है कि ध्रुव पर सबसे कमज़ोर होती है कोरियालिस बल, तो ये गलत है। ध्रुव पर सबसे अधिक होती है कोरियालिस बल, बल्कि विषुवत रेखा पर सबसे कम या 0 होती है। विषुवत रेखा के 0 से 5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे कोरियालिस बल नहीं पाया जाता है। तो ए सही है, आर गलत है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन-सा युग्म जो है सही सुमेलित है? लैप्स लैप्स दे रहा है यहाँ पे कि ये टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो पहला आपका करेक्टली मैच्ड है। पिग्मीज़ जनजाति आपको कांगो बेसिन वर्षा वन क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो दूसरा भी आपका सही सुमेलित है। तीसरा आपका तुआरेग जो है, ये जो जनजाति है सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। माओरी जनजाति जो है अमेज़न बेसिन में नहीं बल्कि न्यूज़ीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पे? न्यूज़ीलैंड में। तो यहाँ चौथा करेक्ट नहीं है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिकथन ये कह रहा है कि उष्ण मरुस्थल सामान्यतः 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित होते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि उष्ण मरुस्थल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के पास। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। कारण आर कह रहा है कि इन क्षेत्रों पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों का प्रभुत्व होता है, जहाँ शुष्क वायु जो है नीचे की ओर अवतलित होती हैं। तो कारण आर भी आपका करेक्ट है। ये रीजन बता रहा है कि यहाँ पे उष्ण मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वायु होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ आकर बैठती हैं और ये जो वायु होती है वो शुष्क होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना। ऊपर में ऐसा तो है नहीं कि कोई समुद्र की लहरें चल रही हैं, है ना? तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आती हैं तो ये शुष्क होती है, ड्राई होती हैं। तो जहाँ पे ये बैठती हैं वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सामान्यतः गर्म मरुस्थल पाया जाता है। तो कारण आर भी करेक्ट है और ये सही रीज़न भी बता रहा है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? इसका आंसर आप लोग को करना है। देखते हैं भई कितने लोग अपने कॉमन सेंस से बिना पढ़े इस क्वेश्चन को, मतलब कभी भी आपको ये बुक में डायरेक्टली नहीं दिया होगा इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है कि कहाँ पे जनसंख्या भई ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है? जनसंख्या वितरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित महासागरों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे में व्यवस्थित करना है। अब ये महासागर हैं, इनका क्षेत्रफल के आधार पे इनको अवरोही क्रम में लगाना है। तो चलिए भई लगाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा? ऑब्वियसली प्रशांत महासागर का होगा। फिर प्रशांत महासागर से कम का क्षेत्रफल किसका होगा? तो आप देखेंगे अटलांटिक महासागर का होगा। फिर इससे कम क्षेत्रफल किस महासागर का होगा? तो हिंद महासागर का। उसके बाद फिर आपका आर्कटिक महासागर आ जाएगा। यानी कि इसको अवरोही क्रम में लगाएँगे तो क्या क्रम बन जाएगा? 2, 1, 3, 4। आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन-सा देश, कौन-सा आधुनिक संप्रभु राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से चार्ड सील झील के साथ भौतिक तटरेखा साझा करते हैं? चार्ड झील के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन-कौन से हैं? तो भई बताइए कौन-कौन से हैं? तो आप देखेंगे नाइजीरिया है, नाइजर है, चाड है और कैमरून है, सूडान नहीं है। ठीक है? सूडान जो है नहीं साझा करता है अपनी सीमा चाड झील के साथ, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध खनिज भंडारों या खनन क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित प्रमुख धातु के निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? कौन-सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ओके? देखो भई, पिलगारा क्षेत्र ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो पिलगारा क्षेत्र है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे मैंगनीज़ पाए जाते हैं। तो मैंगनीज़ नहीं, आपको यहाँ पे लौह अयस्क देखने को मिलेगा। यही आपका पहला ही करेक्टली मैच्ड नहीं है। आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो भई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः मृदु होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि ग्रीष्म ऋतु जो है कैसे होती है? सामान्यतः मृदु जनरली मिल्ड होती है। दूसरा है कि वर्षा अत्यधिक मौसमी होती है तथा केवल ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है, केवल ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है, तो ये बात सही नहीं है। यहाँ पे वर्षा आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्षा वर्ष भर होता है, पूरे साल ही वर्षा होती रहती है, ठीक है? पूरे साल ही लगभग रिमझिम-रिमझिम होती रहती है, तो यहाँ पे दूसरा गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो भई, थेम्स नदी पर लंदन जो है थेम्स नदी पर स्थित है।
ये करेक्टली मैच है। पेरिस जो है सीन नदी पर स्थित है, ये भी सही है। राइन नदी रॉटरडैम जो है राइन नदी पर स्थित है, ये भी बात सही है। इसमें कह रहा है मैड्रिड जो है टाइबर नदी पर है, तो ये गलत है। मैड्रिड आप लोग देखेंगे इसका थोड़ा नाम अजीब है। मन जान रेस करके एक नदी का नाम है, इस नदी पर स्थित है। टाइबर नदी पे आप लोग देखेंगे तो टाइबर नदी पर रोम स्थित है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यही जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके, आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो भई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वीपीय देशों एवं महादेशों के संदर्भ में महाद्वीपों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक देश होने के साथ-साथ एक महाद्वीप भी है। तो ये बात तो सही है भई, एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। दूसरा कह रहा है कि ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र द्वीपीय देश है। भाई ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र द्वीपीय देश नहीं है, बल्कि ये डेनमार्क के अधीन आता है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। किसके अधीन आता है? डेनमार्क के अधीन आता है। ये दूसरा गलत है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये बात तो सही है भाई, पहला स्टेटमेंट पनामा नहर क्या है? ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। दूसरा कह रहा है कि पनामा नहर जो है कोलंबिया में स्थित है, तो नहीं, पनामा नहर जो है पनामा में स्थित है। कहाँ पे? पनामा में स्थित है, कोलंबिया में स्थित नहीं है। तो दूसरा तो गलत हो गया, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत पठार के चारों ओर स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो तिब्बत पठार में कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सब उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे उत्तर में आपको कुन-लून पर्वत यानी क्युन-लून पर्वत देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इसके दक्षिण में यानी क्युन-लून के दक्षिण में आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा। फिर तिब्बत के पठार के दक्षिण में आपको ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपको हिमालय देखने को मिलेगा। यानी इसका क्रम क्या बन रहा है? 4, 1, 2, 3। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये महासागरीय धाराएँ दी हैं, वैश्विक महासागरीय धाराएँ शीत धाराओं के रूप में वर्गीत हैं। बताना ये है कि कौन-कौन सी जो ये 4 जल धाराएँ दी हैं, इनमें से कौन-कौन सी शीत जल धाराएँ हैं। तो आप देखेंगे कि इनमें से आपका लैब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, इसके साथ ही ओएशियो जलधारा, ये तीनों जो है शीत जलधारा हैं, ठंडी जलधारा है। बाकी ये जो कुरोशियो धारा है, ये जो है आपका गर्म जलधारा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी यूरोप की सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि स्कैंडिनेविया में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है, जबकि व्यापक शब्द नॉर्डिक देश में फिनलैंड तथा आइसलैंड भी सम्मिलित है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है? दूसरा कह रहा है कि बाल्टिक देश स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप से उत्तरी सागर तथा इंग्लिश चैनल के जल द्वारा पृथक होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग जो कह रहा है कि बाल्टिक देश स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप से उत्तरी सागर तथा इंग्लिश चैनल के द्वारा पृथक होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये जो बाल्टिक देश है, ये आप देखेंगे ये बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पे स्थित है। ठीक है? यहाँ पे ये दूसरा गलत है। इसको आप मैप पर देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली मैप में समझ में आएगा। एक बार चलिए देखते हैं, अगर मेरे पास मैप होगा तो आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इसका मैप मुझे मिल नहीं रहा है। जब मुझे इसका मैप मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। बस इतना ध्यान रखना कि जो बाल्टिक देश हैं, वो बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पे स्थित हैं। ओके? जैसे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रंश घाटी झीलों को जो 3 झील दिए हैं, जैसे टंगानिका झील, टरकाना झील और मलावी, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर आपको इनको व्यवस्थित करना है। तो उत्तर में सबसे इन तीनों में सबसे उत्तर में कौन-सा पड़ेगा? तो टरकाना झील पड़ेगा, ठीक है? दूसरे नंबर पे। उसके बाद आपका पड़ेगा टंगानिका झील, ठीक है? तुर्काना झील के थोड़ा दक्षिण में टंगानिका झील पड़ेगा और इसके दक्षिण में जो है आपको देखने को मिलेगा मलावी। यानी 2, 1, 3 इसका क्रम बन गया, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एटलस पर्वत के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि एटलस पर्वत उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ये उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र तथा ट्यूनीशिया तक है। तो देखो भई, ये जो कह रहा है कि मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र और ट्यूनीशिया तक है, तो ये गलत है। देखो मोरक्को है, अल्जीरिया है और ट्यूनीशिया है।
मिस्र नहीं है, मिस्र गलत है। मिस्र तक इसका विस्तार नहीं है, ओके? MAG करके इसको आप लोग याद कर लेना। मोरक्को, अल्जीरिया और मिस्र और ट्यूनीशिया। यहाँ पे ये दूसरा गलत है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरे यार! इसका आंसर 1 मिनट, इसका आंसर मैं अभी आपको कन्फर्म करके बताती हूँ। हाँ, तो इसका आंसर करेक्ट है कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक इसका विस्तार है। मिस्र में इसका विस्तार नहीं है, मैप में भी देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसको आपको याद कैसे करना है, शॉर्ट में मैट करके याद कर लेना। तो मैट से म से मोरक्को हो जाएगा, ए से अल्जीरिया और टी से ट्यूनीशिया हो जाएगा। ओके, मिस्र नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभिकथन ने दिया है कि अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएँ समतापमंडल की अपेक्षा क्षोभ मंडल में होती है, तो ये बात तो सही है भई। क्षोभ मंडल में क्यों होती है? क्योंकि ऊँचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में कमी आती है और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बादलों का निर्माण वगैरह होता है, तो आप देखेंगे सभी जो मौसमी घटनाएँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल में नहीं होती हैं। कारण कह रहा है कि समताप मंडल क्षोभ मंडल की तुलना में अधिक स्थिर होता है क्योंकि इनमें ऊँचाई के साथ तापमान घटता है। तो समताप मंडल में आप बताइए कि क्या ऊँचाई के साथ तापमान घटता है? बताइए? तो ये बात आपका करेक्ट है कि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ समताप मंडल क्षोभ मंडल की तुलना में अधिक स्थिर होता है क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों एक बार इसका आंसर फिर से चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पे जो कह रहा है कि समताप मंडल क्षोभ मंडल की तुलना में अधिक स्थिर होता है, ये बात तो सही है, लेकिन कह रहे हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो देखो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, ठीक है? टेम्परेचर में कमी आती है। लेकिन समताप मंडल में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे ओज़ोन लेयर होती है जो लाइट्स को एब्ज़ॉर्ब करती है, इस वजह से यहाँ पे तापमान बढ़ता है ऊंचाई के साथ। क्षोभ मंडल में क्या होता है? कम होता है। क्षोभ मंडल में कम होता है इसलिए इस यहाँ पे आप इसको देखेंगे सामान्य ताप ह्रास दर भी कहा जाता है। तो यहाँ कारण आर गलत है, ए सही है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दृष्टि में इसका आंसर डी दिया है, तो इसका करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक देश दजला फरात नदी तंत्र के जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है? तो कौन सा देश जो है दजला फरात नदी तंत्र के क्षेत्र का हिस्सा है? तो बताइए भाई। तो ईरान, टर्की टर्की, सीरिया और इराक ये सभी हैं, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मरुस्थल दिया है और संबद्ध देश। गोबी मरुस्थल ये कहाँ पे पाया जाएगा भाई? मरुस्थल में पाया जाता है। टकला-मकान चाइना में, काराकुम ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? काराकुम तुर्कमेनिस्तान में और किज़िलकुम जो है आपको उज़्बेकिस्तान में मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि आईटीसी-जेड एक निम्न दाब पेटी है, जहाँ उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि आईटीसी-जेड में क्या होता है कि ये निम्न दाब पेटी होती है, लो प्रेशर ज़ोन में पाई जाती है और यहाँ पे उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। दूसरा कह रहा है कि यह एक समान सौर विकिरण के कारण पूरे वर्ष भूमध्य रेखा पर स्थित होती है, तो ये गलत है। पूरे साल भूमध्य रेखा पर स्थिर नहीं होती है, बल्कि इनकी स्थिति जो होती है, शिफ्ट होती रहती है। ठीक है? उत्तरायण के साथ ये जो है विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर मूव करते हैं। जब दक्षिणायन होता है, तो ये कर्क रेखा से विषुवत रेखा से होते हुए फिर ये मकर रेखा पर चले जाते हैं। तो ये शिफ्ट होती रहती है, ये जो आईटीसी-जेड है, ये एक बेल्ट से दूसरे बेल्ट की ओर शिफ्ट होती है, तो यहाँ दूसरा गलत है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्महाद्वीपीय देश दिया है और किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये दिया है। ठीक है? साझा किन के साथ सीमा साझा होती है? तो चलिए भाई देखिए, मिस्र की बात करें तो बताना है कि कौन-सा सही सुमेलित नहीं, तो मिस्र अफ्रीका और एशिया के साथ सीमा साझा करता है, बात सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कज़ाकिस्तान की बात करें तो ये एशिया और यूरोप के साथ सीमा साझा करता है, तो दूसरा भी सही है। पनामा की बात करें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के साथ सीमा साझा करता है।
और जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया कह रहा है कि इसमें एशिया और अफ्रीका के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये गलत है। ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के साथ, ठीक है, अफ्रीका के साथ नहीं, पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चौथा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भई? अभिकथन ए दिया है, कारण आर दिया है। बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य अत्यधिक भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व रखते हैं, क्योंकि ये काला सागर से आने जाने वाले समुद्री यातायात के लिए एक महासमुद्री गलियारे के रूप में कार्य करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कारण आर कह रहा है कि बॉस्फोरस जलडमरू मध्य सीधे काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, तो ये गलत है। देखो, बॉस्फोरस जल संधि जो है, मान लो ये काला सागर है, ठीक है, ये काला सागर है और यहाँ पे जो है मरमरा सागर है, सी ऑफ मरमरा है, ऐसे। तो यहाँ पे ये जो बॉस्फोरस जल संधि है, यहाँ पे ये बॉस्फोरस जल संधि पाया जाता है। ये बॉस्फोरस जल संधि क्या करता है, ये ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ने का काम करता है। फिर आपको मरमरा सी से आपको अब एजियन सी में जाना पड़ेगा। मरमरा सी से एजियन सी में जाने के लिए एक और जल संधि पाई जाती है, एक और स्टेट पाई जाती है, जिसे डार्डेनेल्स जिसे डार्डेनेल्स जल संधि कहा जाता है। जब इस मरमरा सागर से हम इस एजियन सागर में पहुँचते हैं, तो इस एजियन सागर ये खुला हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो है, ये थोड़ा ओपन है, पूरी तरीके से क्लोज़ नहीं है एजियन सी, और इसी एजियन सी से होते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी पाया जाएगा, ठीक है? मेडिटेरियन सी पाया जाएगा। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बॉस्फोरस जल संधि होता है, सीधे डायरेक्ट काला सागर को भूमध्य सागर से नहीं जोड़ता है। बॉस्फोरस जल संधि क्या करता है, ये काला सागर को सिर्फ़ और सिर्फ़ मरमरा सागर से जोड़ने का काम करता है। अब मरमरा सागर से आपको आगे जाने के लिए एक और जल संधि क्रॉस करना पड़ेगा, उस जल संधि का नाम है डार्डेनेल्स जल संधि, ठीक है? डार्डेनेल्स जल संधि के थ्रू आप मरमरा सागर से एजियन सी में आएँगे और एजियन सी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। एक बार मैप पे देखिएगा, आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप बहुत लोग रटते हैं, इसलिए उनकी मैपिंग क्या होती है, भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप आंसर गलत करके चले आते हो। दूसरा सही नहीं है, पहला सही है आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि डार्डेनेल्स जल डमरू मध्य जो है मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है, ये बात यहाँ पे इसने सही बोला है, लेकिन ये ओवरऑल स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इसकी विशेषता उष्ण, शुष्क ग्रीष्म ऋतु और मृदु आर्द्र शीत ऋतु। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है वो कैसी होती है भाई, यहाँ पे गर्मियों में मौसम ड्राई होता है और ठंडियों में शीत ऋतु में मौसम क्या होती है, थोड़ी आर्द्रता युक्त होती है, वर्षा होती रहती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि इसकी प्राकृतिक वनस्पति में ग्रीष्मकालीन शुष्कता की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित दृढ़पर्णी पौधे पाए जाते हैं। तो दृढ़पर्णी पौधे पाए जाते हैं। क्या यहाँ पे चौड़े-चौड़े दृढ़पर्णी पौधे होते हैं? तो यहाँ पे गर्मियों में ग्रीष्मकालीन शुष्कता की परिस्थितियों को अनुकूलित होते हैं। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जैसे चैपरल, मैक्वीन और गैरीन जैसे वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्गा नदी किस जल निकाय में गिरती है? तो वोल्गा नदी आपको देखने को मिलेगा कि ये कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र तथा ध्रुवीय वनस्पति के में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? देखो, टुंड्रा जलवायु की बात करें तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टुंड्रा क्षेत्र की भूमि विशेषता सतत परमाफ्रॉस्ट है। देखो, टुंड्रा क्षेत्र में क्या होता है, तापमान माइनस में होता है। तापमान माइनस में होने की वजह से यहाँ की जो धरातल होती है, वो पूरी तरीके से बर्फ से परमानेंट रूप से ढकी रहती है। बर्फ की कई स मोटी परत पाई जाती है और ये पिघलती नहीं है। इसी को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। अब भाई, जहाँ पे पूरी चारों ओर बर्फ ही बर्फ होगा, तो क्या यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े वृक्ष पाए जाएँगे? नहीं, यहाँ पे जो है चौड़े-चौड़े वृक्ष आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नॉर्मली बिना पत्तियों वाले, बिना बहुत शाखाओं वाले वृक्ष नहीं देखने बिना पत्तियों वाले और शाखा रहित वृक्ष देखने को मिलेंगे, जैसे मॉस, लाइकेन, सेज, वॉमन झाड़ियाँ, ये सभी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऊँचे सदाबहार शंकुधारी वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। कपास उत्पादन क्षेत्र दिया है और देश दिया है। फरगना घाटी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये उज़्बेकिस्तान में। सैन जोगीन घाटी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। गेज़िरा मैदान आपको सूडान में और झिंगजियांग प्रांत जो है चाइना में। ओके?
जिंगजियांग प्रांत कहाँ देखने को मिलेगा? चाइना में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य एशियाई देश और राजधानी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है भाई? कोई बताएगा? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। क्या है भाई? अशगाबाद है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और किर्गिस्तान की बिश्केक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अभी कतर ये दिया है, कारण आर दिया है। मध्य महासागरीय कटक से दूर जाने पर समुद्री क्रस्ट की आयु उतनी ही प्राचीन होती जाती है। पहला स्टेटमेंट सही है, जब आप मध्य महासागरीय कटक से दूर जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ की जो क्रस्ट क्रस्ट होगी बहुत ज्यादा प्राचीन देखने को मिलेगी। रीजन क्या है? मध्य महासागरीय कटक में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दोनों क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे, ये जो दोनों प्लेट होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर मूव करती हैं। अटलांटिक मध्य महासागरीय कटक में यहाँ पे दोनों प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं, तो अंदर से जो है मैग्मा बाहर की तरफ आता है। तो इस वाले क्षेत्र में जहां तक पॉसिबल होता है ये मैग्मा बाहर निकल करके क्षेत्र पर विस्तार करती हैं। तो आप जितना ज्यादा इन क्षेत्रों से दूर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको जितना ज्यादा दूर जाने जाएंगे उतना आपको पुरानी क्रस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे पास में आएँगे इस वाले रीजन के पास, तो यहाँ पे आपको नवीन क्रस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि मध्य महासागरीय कटक जो है अपसारी प्लेट सीमाएँ, अपसारी प्लेट मतलब जहाँ पे दोनों 2 प्लेट्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं और जब एक दूसरे के आमने-सामने आती हैं तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी प्लेट बोलते हैं। अपसारी में क्या होता है? एक दूसरे की विपरीत दिशा में मूव करते हैं। तो मध्य महासागरीय कटक में अपसारी प्लेट सीमाएँ हैं जहाँ मैग्मा ऊपर उठता है और नए समुद्री क्रस्ट का निर्माण करता है। तो कारण आर करेक्ट है और ये रीज़न भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देश दिया है और किस महासागरीय क्षेत्र में पाया जाता है? ओशन एक्सेस दिया है, जैसे साउथ अफ्रीका, यहाँ पे छिड़ लिखा है, दक्षिण होना चाहिए था। तो दक्षिण अफ्रीका, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा भाई? दक्षिण अफ्रीका किन महासागरों को टच करता है? तो आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका जो है अटलांटिक और हिंद महासागर को टच करता है दक्षिण अफ्रीका। इसके साथ अगर रसिया की बात करें तो रसिया जो है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, और कनाडा जो है अटलांटिक, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को टच करता है, और कोलंबिया की बात करें तो ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को टच करता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उच्चतम शिखर और किस देश में स्थित है? माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना की है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ ही आप बात करिए तो यहाँ माउंट एल्ब्रुस, ये माउंट एल्ब्रुस जो है ये आप देखेंगे रूस की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ डेनाली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो भाई, लेक से दिया हुआ है। ओके, तो चलिए बताना है इसमें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कि लेक सुपीरियर पृष्ठीय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी अलवणीय झील और अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्टली मैच्ड है। लेक मिशिगन के बारे में बोल रहा है कि पूर्ण रूप से अमेरिका की सीमा के भीतर अवस्थित है। तो यहाँ पे बात सही है, जब आप मैप में देखेंगे तो ये पूरी तरीके से अमेरिका की सीमा के अंदर आता है, ठीक है? तीसरा है लेक हुरॉन। ये कह रहा है कि स्ट्रेट्स ऑफ मैकिनॉक के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लेक मिशिगन से संबद्ध है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्टली मैच है। चौथा कह रहा है कि लेक एरी, एरी के संदर्भ में कह रहा है कि लेक ओंटारियो की तुलना में ऊंचाई में अधिक और सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है, तो ये गलत है। देखो ये जो है नियाग्रा नदी और नहर बेलेंड के माध्यम से जोड़ा गया है इसको, और ये जो कह रहा है कि लेक ओंटारियो की तुलना में ऊंचाई में अधिक है, तो ये गलत है। ये ऊंचाई इसकी लेक एरी की कम है ओंटारियो की तुलना में, तो चौथा गलत है। आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चौथा सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली केवल चौथा ही सही नहीं है। खनन क्षेत्र दिया है और ये किस देश में स्थित है? बोके क्षेत्र जो है, बोके क्षेत्र ये गिनी क्षेत्र में स्थित है, ये बॉक्साइट के उत्पादन के लिए। ये सभी जो है बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र है। वेइपा भंडार जो है आपको ये देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। परागोमिनास कॉम्प्लेक्स ये आपको देखने को मिलेगा परागोमिनास कॉम्प्लेक्स ब्राजील में, और किर्कविन घाटी जो है आपको जमैका में देखने को मिलेगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, एक और क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी सभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके,
चलिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। शीतोष्ण घास स्थलों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि यूरेशिया में इन्हें स्टेपीज़ कहा जाता है और ये पूर्व की ओर अल्ताई पर्वतों के पठारों तक विस्तृत हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है? इस शीतोष्ण घास को ही यूरेशिया में स्टेपीज़ कहा जाता है और पूर्व की ओर जो अल्ताई पर्वत क्षेत्र है, यहाँ पे इनका विस्तार भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा है कि इस क्षेत्र की घासें चरनोजम मृदा में विस्तृत तंतुमय जड़ तंत्र विकसित करती हैं, जो इन्हें मौसमी अनावृष्ट और घास की अग्नि से बचाने में मदद करती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आगे भी इसी तरीके से बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं और कुछ 35 के करीब में करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इस सेशन को ज़रूर जॉइन करिएगा। धन्यवाद।